अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। हर हुकूमत जो पाकिस्तान में आती है, चाहे वो 2013 नून लीग की हुकूमत हो, 18 में PTI की हो, उसके बाद PDM की हुकूमत और अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, सबसे बड़ा कंसर्न मैशत और इकॉनमी होता है, लोगों को रिलीफ देना होता है। और इस रिलीफ के हवाले से आवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो महंगाई जिसको वो टॉलरेट करते आए हैं पिछले कुछ अरसे से, उसमें शायद कुछ कमी वाक़ई हो जाए। आज इसी हवाले से जो डेवलपमेंट हुई वो इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से थी। वज़ीर ख़जाना की तरफ से ये पेश किया गया और उन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर की काफ़ी तारीफ़ की, 6% ग्रोथ की बात की। साथ साथ ये कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी बात हुई और ये भी उन्होंने कहा कि अगर कोई ये सोचता है कि IMF के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है, देयर इज़ नो प्लान बी। हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि हम जल्द अज जल्द IMF से नेगोशिएट करें। स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बाद अब एक और एग्रीमेंट करने की बात उन्होंने की। साथ साथ ये कि उन्होंने पास्को के हवाले से बात की और रिसेंटली जो गंदम का बहरान आया, इसको कल को कैसे डील करना है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हुकूमत टारगेट रख रही है ग्रोथ का, टैक्स कलेक्शन का और मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट का टारगेट रख रही है, क्या ये अचीवेबल है या नहीं। और सबसे बड़ी बात कि बजट जो कि कल अनाउंस होगा, इसमें क्या कोई बड़ी तब्दीलियां भी आएंगी या रूटीन की वही कार्रवाई जो चली आ रही है पहले से, सैलरी क्लास पर टैक्स लगता रहेगा और टैक्सेशन को ब्रॉड बेस नहीं किया जाएगा। ये वो बुनियादी सवाल हैं जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। इसी को एड्रेस करने के लिए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर आमुल हक साहब मौजूद हैं और प्रोफेसर अली हसनैन साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मौशी माहिरीन और साथ साथ खाकान नजीब साहब, माहिर मौशी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इकराम साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइए कि आज का जो आपने ये सारा एड्रेस देखा वज़ीर ख़जाना साहब का, इसमें कुछ ना कुछ आपको लगता है कि रियलिस्टिक बातें भी हुई हैं, या बहुत से लोग डिस्प्यूट करते हैं कि जो ग्रोथ का टारगेट है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का टारगेट है बहुत एम्बिशियस है और ये होना नहीं चाहिए इस तरह से? जी, मेरा ख्याल है कि ग्रोथ पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि जब हम एक लोग ग्रोथ ट्रैप में फंस गए हैं और उसकी वजह मेरे हिसाब से दो हैं। एक तो ये है कि देखिए आबादी के लिहाज से तो ये ग्रोथ का नंबर हम इसको माइनस में ही समझना चाहिए, क्योंकि जिस लिहाज से हम अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं उस लिहाज से और जिस तरह की हमारी 5th यानी कि लार्जेस्ट इस वक्त हम पॉपुलस कंट्री हैं इन दी वर्ल्ड, उस लिहाज से तो फिर हमें 5th लार्जेस्ट इकॉनमी भी होना चाहिए था। मगर आप देख रहे हैं कि हम 45th पे हैं। अब इस सूरत हाल में हम हर वक्त एक ICU की पोजीशन में होते हैं कि जी हम तो रिवाइवल ऑफ इकॉनमी, स्टेबलाइजेशन ऑफ फिस्कल मैटर्स, IMF। अब जाहिर है IMF के पास तो आप तभी जाते हैं जब आप ICU में हैं, और ये हम 24वीं मरतबा, यानी बहुत कम मिसाल आपको मिलेगी किसी कंट्री में जो इतनी दफ़ा गया और उसने रिफॉर्म्स ना की हों। तो अब भी सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता है कि हर दफ़ा जो भी आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर वो फरमाते हैं कि जी ये आखिरी प्रोग्राम होगा, इसके बाद फिर हम कभी नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी पॉलिसीज़ हैं उसके लिहाज से तो हम कभी भी इससे नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि एक फ़िगर जिसको मैं हाईलाइट करूंगा कि 7.3 ट्रिलियन पे हमने अपनी डेट सर्विसिंग रखी इस बजट में, जो अभी भी 8.3 पे ये खुद प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी यहीं पे 1000 का बिलियन का आप देखते हैं कि हमारा शॉर्टफॉल है। और पूरा डिफेंस, पूरे बाकी एक्सपेंसेस हमने कर्जे लेके पूरे किए हैं इस साल में, क्योंकि रियासत के पास, या मैं रियासत की बात इसलिए करने लगा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जब अपने टैक्सेस में से हिस्सा दे देती है 57.5% सूबों को, तो उसके पास नेट इनकम जिसमें नॉन रेवेन्यू भी शामिल कर लें इतनी नहीं है कि वो आप डेट सर्विसिंग कर सकें। तो डेट सर्विसिंग के लिए भी इस साल उन्होंने 1.1 ट्रिलियन बोरो करना है। तो ये जो डेट ट्रैप है, अगर आप इसमें से नहीं निकलते और आप अपने फिस्कल डेफिसिट को जो है वो कंट्रोल नहीं करते हैं, अपनी डेट मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाते, तो फिर ये रियाज कैसे निकल सकेगी इसमें से। मतलब आपको ये लगता है कि ये साइकिल है और अनअवॉइडेबल है इस तरह की पॉलिसीज को लेकर? जी जी। मैं अली साहब आपकी तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले राना एहसान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, कोऑर्डिनेटर हैं इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के हवाले से। राना साहब, सबसे पहले तो ये हैवी इंडस्ट्रीज की ये सूरत हाल क्यों है कि इस बार भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कहना पड़ रहा है उनको कि इसमें कोई कंसिडरेबल ग्रोथ नहीं हुई। अगर किसी भी मुल्क ने इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो बैकबोन तो इंडस्ट्री होती है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी अगर हमारी है भी तो उसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली। इस साल भी बहुत बड़ा गंदम का बहरान आया, अगले साल क्या ऐसा होगा कि ये सब रिपीट नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो हमें पिछले साल का जब हम रिव्यू कर रहे हैं तो इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि एक हुकूमत जो है वो पहले क्वार्टर में चले गई और उसके बाद केयर टेकर का सेटअप आया और हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया
उस केयर टेकर ने उसको कुछ देर चलाया और फिर दोबारा जब हमारी हुकूमत इलेक्ट होके आई तो हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट को मुकम्मल किया और ये दूसरा ऐसा मुआहदा है IMF का जो मुकम्मल हुआ। तो ये स्टेबलाइजेशन हुई इस एक साल के अंदर। अगर आप देखें कि आपकी करेंसी किस तरीके से डीवैल्यू कर रही थी, करंट अकाउंट डेफिसिट के क्या नंबर्स थे, अभी तक पहले ये जो अप्रैल तक के जो फिगर्स हैं वो $0.2 बिलियन के फिगर्स हैं, यानी कि और मई में प्रॉबेबली ये हम लोग करंट अकाउंट सरप्लस में चले जाएंगे। मई के फिगर्स तक ये कवर हो जाएगा, जिस तरह की आपके एक्सपोर्ट्स के फिगर्स आए हैं, बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट्स के फिगर्स आए हैं और नॉन टेक्सटाइल से वो बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें बड़ी बेहतर हुई हैं। महंगाई की अगर हम बात करें तो 2.2% इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन, जो मई के अंदर हुई और ये किसी वक्त पे 48% थे चंद महीने पहले। ओवरऑल CPI 11.78% के ऊपर आई, 11.78% के ऊपर, वो भी 38% की इंतहा से आई। तो चीज़ें इकॉनमी आपकी स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। आपने इंडस्ट्री की बात की तो बिल्कुल इंडस्ट्री का कोई बड़ा अच्छा ग्रोथ का फिगर नहीं आया, लेकिन जो थर्ड क्वार्टर है उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ 3.84% है। तो इसका मतलब है कि चीज़ें स्टेबलाइज हो रही हैं। तो ये आपको हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स मिली मई में ईयर ऑन ईयर के लिहाज से। तो अगर एक्सपोर्ट टैक्स अभी बढ़ाने की बात हो रही है 1% को मिनिमम कहकर, तो फिर उससे इंपैक्ट नहीं आएगा इस इंडस्ट्री पर भी, विच यू आर हाईली स्पीकिंग ऑफ? किस चीज के ऊपर आप? एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, जो 1% फिलहाल टैक्सेशन होती है। नहीं, 1% टैक्सेशन अभी देखें, एक तो कल बजट अनाउंस हो लेने दें, हो सकता है ये 1% जो बढ़ाया जा रहा है ये ना हो और इसकी जगह कुछ और हो। मतलब आप कह रहे हैं पॉजिटिव सोचें, ये समझ मुझे आ रही है। नहीं, देखें बात ये है कि मैं ये जो बजट आने वाला है इसकी एक अंडरलाइंग एक फैक्टर है और वो ये है कि जो नॉन फाइलर है उसको हमने पेनलाइज करना है और जो फाइलर है उसको हमने मजीद पेनलाइज नहीं करना। तो अच्छा। ये कोशिश हमारी है, लेकिन ऑब्वियसली आप IMF के एक मुआहदे के अंदर जाना चाह रहे हैं और IMF के साथ आपके जो पिछली दफा जो खान साहब के दौर से ट्रस्ट इश्यूज चलते आ रहे हैं वो समझते हैं कि आपने पॉलिसी मेजर्स लेके आने। तो उस बुनियाद पे फिर भी हमारी कोशिश है कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में तबका है उसको मजीद उस पर बोझ ना डाला जाए। और आपको ये नजर आएगा, अगर सैलरी क्लास की आपने बात की तो जो 45% की जो बातें हो रही थी वो बिल्कुल सही थी, दुरुस्त थी, लेकिन इंशाल्लाह वो आपको नहीं नजर आएंगी कल के बजट में। उन चीजों को हमने काफी मेलो कर दिया है, काफी उसको हमने निगोशिएट करके बेहतर कर दिया है और हमारा फोकस यही होगा कि हमने टैक्स बेस बढ़ानी है और जो अशराफिया थी जो मरात ले रही थी और एक अनएंडिंग मरात थी उनको हमने वो उनकी खत्म करनी है। तो ये चीजें आपको ये मतलब आप एस्पायर कर रहे हैं कि ये जो एलीट कैप्चर है इसको खत्म करना है। खाकान साहब, ये जो बात कर रहे हैं राना एहसान साहब, आपको लगता है कि एक तो ब्रॉड बेस्ड टैक्सेशन जो बहुत बड़ा इशू है, इसको अगर हम पिछले एक साल में रिव्यू करें, जो आज वजीर खजाना ने भी गुफ्तगू की है, इसमें कुछ बेहतरी आई? और दूसरी चीज़, डेवलपमेंट बजट के हवाले से बात की जा रही है, तकरीबन 1000 अरब रुपए रखा जाना, इसका रैशनल है अकॉर्डिंग टू यू? तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस वक्त टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं वो 3900 अरब रुपए की हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। सो आप कल देख लीजिएगा कि बजट में इसमें से कितनी उड़ाई जाती हैं और बहुत सी सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशंस हैं और एग्जेम्पशंस हैं और फंड तो इस पे एक अपनी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक कर गया है। उसका मतलब ये है कि उन्होंने तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को फरवरी 2024 में बता दिया था। आई थिंक कि लार्जली उसी परव्यू में ये सारा बजट जो है वो आपको कल दिखाई देगा। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशंस में आपको कमी दिखाई देगी, कुछ PIT के स्लैब्स में तब्दीली दिखाई देगी, कुछ कैपिटल वैल्यू टैक्स में तब्दीली दिखाई देगी। दिस इज ऑल ओके, बट असल बात तो आप ये देखना चाहते हैं कि आप ब्रॉड बेसिंग में क्या देखेंगे। आप इजी करने में टैक्सेशन को क्या देखेंगे? इस वक्त अगर आप ये देखें तो आपका जो इंपोर्ट स्टेज है उस पे सेल्स टैक्स है, उस पे कस्टम्स ड्यूटी है, ACD है। यू नो, कैन यू मेक दीज थिंग्स सिंपलर? कैन यू ब्रिंग डाउन दीज रेट्स? हमने जब भी ये किया है हमने देखा है कि टैक्सेस बढ़े हैं। सही। अच्छा, फिर आप आ जाइए कि आपके जो मेन सेक्टर्स हैं, रिटेल, होलसेल, आप क्या उन 30 लाख लोगों पर इसी तरह का टैक्स लगाने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा।
जरा एक्सपोर्टर्स की भी बात समझ लीजिए, ये शायद क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तान में। पूरा पाकिस्तान जो 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, ठीक, वो 89 बिलियन रुपीस टैक्स देता है। यार ये कहां से जस्टिफाई हो सकता है? सही। इसका मतलब है कि जो 1% है इसको मिनिमम टैक्स कीजिए। मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि आपसे 1% हमने वसूल कर लिया। बिल्कुल। अगर आपके टैक्सेशन बुक्स देखकर इससे ज्यादा होगा तो वो टैक्स आपको देना चाहिए। मतलब वो रेशो के लिहाज से अप्लाई होना चाहिए। ठीक जी, आपको कल बजट में ये चीज दिखाई देनी चाहिए कि ऑल इनकम्स, वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से आ रही हो, वो रिटेल से आ रही हो, वो एक्सपोर्टर से आ रही हो, वो मैन्युफैक्चरिंग से आ रही हो, वो डॉक्टर से, हैव टू बी टैक्स्ड एंड टैक्स्ड एट द सेम रेट। सही सही, मतलब देयर हैज टू बी मोर टैक्सेस बट इन द राइट प्लेसेस। सही, ठीक है खाकान साहब, आपका पॉइंट आ गया। आखिरी बात ये है, अच्छा कंप्लीट कर लें। एक आखिरी बात करूं, ये IMF के प्रोग्राम का मैं फिर गुजारिश करता हूं, ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है जिसको एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है वो फंड करती है। आप अपना प्रोग्राम लिखिए, अपने टारगेट्स लिखिए, अगर वो कन्विंसिंग होंगे तो आप फंड को कन्विंस करेंगे। पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कंप्लीट की है जो 13-16 की है। हम वो प्रोग्राम खुद लिखते थे, उसके जो MEFP के खद्दो-खाल थे वो भी बनाते थे। 250 अरब की ये जो एग्जेम्पशंस हैं ये उड़ाते थे, पर अपनी सोच के मुताबिक। ठीक है, IMF से बेहतर कंट्री अथॉरिटीज अपनी कंट्रीज को समझती हैं, इसको समझिए। सही सही, मतलब इकोनॉमिक सोवरेनिटी की तरफ थोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल अली, आपकी तरफ मैं आऊंगा। ये पिछले 1 साल के रिव्यू की बात फिलहाल हो रही है यार। जी ठीक है, पिछले 1 साल के रिव्यू की बात हो रही है। बजट तो कल आएगा, उस पर तो राना साहब भी कह रहे हैं कि पॉजिटिव सोच लें आप, शायद कुछ अच्छे फिगर सामने आ जाएं। हाउ वुड यू डिफाइन द लास्ट 1 ईयर इकोनॉमिकली? जिस तरह से मिफ्ता साहब भी कह रहे हैं कि 1 साल हुकूमत ने ज़ाया कर दिया, इतना प्रेशर नहीं था IMF की तरफ से, बहुत कुछ रिफॉर्म कर सकते थे, नहीं किया। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये है कि जो नंबर्स आए हैं आज, उसके अंदर हमारी ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन रेट की ग्रोथ से कम है। इसका मतलब है कि हम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। उसके बाद जो आपकी ग्रोथ के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी होती हैं। सबसे उसमें सर फहरिस्त है आपका इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो, जो कि गिर रहा है। आपका सेविंग्स टू GDP रेशो पूरे एशिया में सबसे कम है, और आज का नहीं, पिछले 30 साल से सबसे कम है। तो इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है कि हमने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हमारी किधर जा रही हैं, और ये इनकी गलती नहीं है, ये पिछले 30 साल से बहैसियत मुल्क, बहैसियत कौम हमने इसके ऊपर कोई अटेंशन नहीं दी। तीसरी जो चीज़, और ये भी 15 साल से है, वो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जो कि हमारा मालियाती खसारा जिसको कहते हैं। अब मालियाती खसारे में से तकरीबन 88% जो है वो है डोमेस्टिक डेट। डोमेस्टिक डेट बड़ी अजीब चीज़ है, उसके बारे में ज़रा सोचें कि हुकूमत को अपनी आवाम से कर्जा कब लेना पड़ता है? जब आपका टैक्स कम है और आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। ठीक, आप कर्जा लेते हैं और आप कहते हैं मैं अगले साल इस पर सूद दूंगा, लेकिन मैंने टैक्स को बढ़ाना नहीं है और एक्सपेंडिचर कम नहीं करना। तो ये तो सिर्फ आप बात को आगे धकेल रहे हैं और मजीद सूद पर सूद लिए जा रहे हैं एक छोटे से तबके से, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत छोटे तबके से अपने लोन्स लेता है। तो ये अमीरों से आप सूद उठा रहे हैं, और उससे जो हमने इस्लाहात करने की स्पेस क्रिएट की है उसके अंदर आप इस्लाहात नहीं कर रहे। सो ये भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग 15 साल से मसला है, ये आज का मसला नहीं है। इस हुकूमत से जो एक खाकान साहब ने ये बात की कि एक सियासी ओनरशिप अपने मसाइल की कोई भी नहीं लेता हमारे मुल्क में, लेकिन ये भी नहीं ले रहे। सो कुछ इन्होंने जो दोनों इनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी और अली परवेज साहब, दोनों ने कुछ अच्छी बातें की। फाइनेंस मिनिस्टर ने PIA के बारे में बहुत स्ट्रांगली बोला कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, हम कोई होली काउज नहीं है। एयरपोर्ट्स की बात की, पास्को की बात की, एग्जैक्टली। और अली परवेज साहब ने जो है वो बहुत क्लियरली कहा कि लोड शेडिंग जो हो रही है वो आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और इसलिए आपको अदायगियाँ और टैक्सेशन भरना पड़ेगा। तो ये एक आगाज़ है। अगर आपने इसको वाकई एक बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो सिर्फ ये नहीं, लेकिन इनकी सियासी जमातों के जो सरबराह हैं इनको खड़े होकर ये बताना पड़ेगा कि इनका प्लान क्या है। अनफॉर्चुनेटली इनके पास कन्फ्यूजन, और पूरे पाकिस्तान में हर सियासी जमात कन्फ्यूजन का शिकार रही है, क्योंकि वो एक
जो एक इस्लाहात का जो पैकेज है वो क्योंकि एक तकलीफ लेकर आएगा और वो उसकी सियासी कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने इस चीज़ को गिमिक्स के तहत और शॉर्टकट्स के तहत उसको किया है। लेकिन फिर भी कम से कम ये 2-3 पॉजिटिव चीज़ें नजर आई। जो इकोनॉमिक सर्वे की हाईलाइट्स वगैरह थी, दे वर वेल प्रेजेंटेड। सही। अब और लेकिन अब मसला क्या है कि आपकी फिस्कल स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मिसाल के तौर पे पीआईए के जो हम नुकसानात भरने का बजट है वो पूरे पाकिस्तान के हेल्थ बजट से दुगना है। एस्टॉनिशिंग। वो तकरीबन पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के एजुकेशन बजट के बराबर है। HEC और पीआईए, आप और पीआईए के ऊपर एम्प्लॉइज कितने हैं? 10,000। और हायर एजुकेशन में किसको सर्व करती है? पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को। सही। मतलब इसको तो फिर इमरजेंसी बेसिस पे फिक्स करना पड़ेगा ना। इकराम उल हक साहब, ये जो टैक्सेशन का पाकिस्तान का मसला है, अब हमें बताया जाता है कि रिटेलर्स टैक्स नहीं देते, ठीक है, और दूसरा ये कि मुझे याद है शब्बर जैदी साहब ने भी ये कहा था कि जैसे ही हम कोई नया टैक्स टारगेट लेकर आते हैं, एक वफ्द आता है हमारे पास और हमें कहता है कि हमें छोड़ दें, किसी और को पकड़ लें। इस अगले साल में फिर हमने किस तरह इस टैक्सेशन के रेवेन्यू का जो टारगेट अगर हमने बहुत पॉजिटिव रख ही लिया है, अचीवेबल कैसे है? दूसरी चीज़, एक सवाल ये होता है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर लें या एग्रीकल्चरल टैक्स की बात कर लें, इसको क्या फेडरल सब्जेक्ट बनाना चाहिए या प्रोविंशियल ही होना चाहिए? शुक्रिया। देखिए, फेडरल एक मॉडल के अंदर जहाँ भी फेडरलिज्म होता है, दरअसल आपको फेडरलाइज स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। अब आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी फेडरेशंस है, कनाडा हो, इंडिया हो और अमेरिका, चले खैर वो ज़रा कन्फेडरेशन में ज़्यादा चली जाती हैं, मगर ये 2 कंट्रीज़ तो हमारे बहुत करीब हैं। अब वहाँ पे प्लानिंग भी और जो टैक्स एजेंसीज भी हैं उनको उन्होंने फेडरलाइज किया, ताकि देखिए अब 57.5% शेयर सूबों का है, ना पॉलिसी में उनका कोई अमल दखल है ना एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जब वफाक पूरा टैक्स इकट्ठा नहीं करती जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है, तो सूबों को भी उनका शेयर नहीं मिलता, मगर वो किसी पॉलिसी में। अब मैं आपको एक सादा मिसाल देता हूँ कि आपने एग्जम्पशंस क्रिएट कर दी और ये एग्जम्पशंस पाकिस्तान में गरीब लोगों को नहीं मिली हुई, उनके ऊपर तो जीएसटी का जो बर्डन है वो बढ़ता चला जा रहा है। और आपको पता है जीएसटी उनकी जो बड़ी छोटी इनकम है उसका बड़ा हिस्सा लेता है, और जो अमीर लोग हैं उनको ऊपर इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। जो डायरेक्ट टैक्सेस थे वो सारे के सारे वफाक ने ये कोशिश की कि अपने जो रियासत के अंदर उनके मतलब जो जहाँ कैप्टिव है रियासत, उन तबकात के तो बिल्कुल टैक्स ना लगाएं। अच्छा। और लगाएं तो उनको इतनी एग्जम्पशंस दे दें। अब ये एग्जम्पशंस को हम ज़्यादा खोल के देखते नहीं हैं कि जीएसटी की एग्जम्पशंस तो उन जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी जो है उसकी कॉस्ट और ना बढ़े, यानी डेली चीज़ों की नहीं होनी चाहिए। मैं आपको 3 मुल्कों की मिसाल देता हूँ कि सिंगापुर, मलेशिया और मैं अपने रीजन में, चूँकि ज़ाहिर हम एशिया में है तो जापान, तीनों में सिंगल डिजिट सेल टैक्स है और उनकी ग्रोथ देखे कहाँ पे है। अब ये जो मॉडल हम 19% का लेकर आ रहे हैं या 20 का, जो ख़ास तौर पे ईयू का मॉडल है, अमेरिका में भी 5-6%, किसी रियासत में आप देखेंगे कि सिंगल डिजिट से ज़्यादा सेल टैक्स वहाँ भी नहीं है। हम इतना हैवी सेल टैक्स क्यों लगाते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर आप यूरोपियन मॉडल लेना चाहते हैं तो वहाँ फिर बहुत बड़ी एक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है कि इससे आपकी वो सर्विसेज फंड होती हैं जो कि हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। आप तो पाकिस्तान में वो भी देने को तैयार नहीं लोगों को, फिर जस्टिफिकेशन क्या रह जाती है? उसके मुकाबले में 700-800 बिलियन की हमने एग्जम्पशंस उनको दी हुई हैं। ये एग्जम्पशंस जो हैं ये पॉलिसी लेवल पे हैं या एलीट कैप्चर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखिए, ये पॉलिसीज़ का इशू है कि हमने जानबूझकर एक काम किया कि ये ना डिबेट हो, ना मीडिया में आए, ना पब्लिक इस पे बात करे। हमने एक कभी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स निकाले। अब किसी दुनिया में नहीं होता कि पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को एग्जेक्टिव जो है वो ख़त्म कर दे। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि जहाँ पे पार्लियामेंट कहती जी 18% मिसाल के तौर पे रेट है, कल ही एक तबके को खुश करने के लिए उसको 0% आप कर दे और वो पार्लियामेंट में नहीं दोबारा जाएगा, वो जाहिर है एग्जेक्टिव कर देगी। ये टैक्स एग्जम्पशन पे जरूर मैं राना एहसान साहब से जवाब लेता हूँ। एक ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से और कल आने वाले बजट के हवाले से हमारी डिबेट जारी है। राना एहसान साहब, एक जो ब्रेक से पहले इकराम उल हक साहब भी बात कर रहे थे, टैक्सेशन अगर हम इसको ब्रॉड बेस बना भी लें, एग्जम्पशंस का फिर क्या करें? पहली चीज़ ये, क्योंकि हुकूमत ने इस बार क्लेम किया था कि बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ को हम ख़त्म कर देंगे, तो उस पर एस्पायर आप क्या कर रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि इस साल भी इनकम टैक्स की जो शरह तकरीबन 10% बढ़ाए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है।
ये किस रुख की तरफ किया जाएगा इस टैक्स को? क्योंकि अगर उसी क्लास ने टैक्स देना है जो 200% ज़्यादा टैक्स दे रही है इंपोर्टर से एक्सपोर्टर से, तो फिर उसको कितना स्क्वीज़ कर सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं? इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा नहीं होगी? देखें, मैं आपको बताता हूँ, इशू ये है कि जब आप IMF से बातचीत करते हैं और वो आप निगोशिएट करके आपस में एक टैक्स टारगेट जब आप सेट करते हैं, तो उसके अंदर से अगर हमारा मौक़िफ़ हो कि हम टैक्स एवेजन को कम करेंगे, टैक्स बेस को ब्रॉडन करेंगे, तो वो उन मेजर्स को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद रहा है जो खान साहब ने जिसकी बुनियाद वहाँ रखी। बहरहाल अब वो काफ़ी हद तक अबूर हो चुका है। तो हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा जिस तरह 31-32% जो है वो टैक्स की इंक्रीज़ हुई टैक्स कलेक्शन, तो आगे जब हम इसको सस्टेन करेंगे तो ये एतमाद भी जो है वो बहाल हो जाएगा। तो इस वजह से आपको पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो सैलरी क्लास के ऊपर 10% इनकम टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने पहले भी कहा कि ये ऐसा प्रपोज किया गया, लेकिन हमने इसको मुस्तरद किया और कल आप देखें, मैं अभी अनाउंस नहीं करना चाहता, कल बजट की स्पीच में अनाउंस करेंगे। हमने इस चीज़ का इदराक रखा है कि हम मज़ीद बोझ सैलरी क्लास में ना डालें। देखें, टैक्स की जब हम बात करें तो बिल्कुल बहुत सारी जो सेक्टर्स हैं, अब जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर है, अब वो उसमें आपने 12.5 एकड़ या पता नहीं 6 एकड़ से नीचे आपने जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन दी हुई है, तो वो 80% पंजाब की जो ज़मीनें हैं वो उसी मद में आती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो 20% जो ज़मीनें जो बड़े जो हैं कह लें कि ग्रोअर्स हैं, उनको जो है कोई एग्जेम्पशन है तो उनको बिल्कुल उनके अंदर इन्फोर्समेंट होनी है, और वो हम बिल्कुल करने जा रहे हैं। लेकिन सॉरी टू कट यू हियर, यहाँ पे एक बड़ा इशू इनफॉर्मल इकोनॉमी का भी है ना। कैश इकोनॉमी इतनी बड़ी है, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बात की कि फिलांथ्रोपी के ऊपर यहाँ स्कूल चल रहे हैं, इदारे चल रहे हैं, लेकिन टैक्स नहीं दे रहे, खैराती इदारे चला रहे हैं लोग। तो उसको कवर करने के लिए अगर ये तरीका है कि हम सिम ब्लॉक कर देंगे या नॉन फाइलर का फिनोमेना एग्जिस्ट ही क्यों करता है, सवाल तो ये है। व्हाई शुड देयर बी अ नॉन फाइलर? नहीं, वो नहीं करना चाहिए। इससे सब एग्री करते हैं कि नॉन फाइलर का फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दफ़ा आप देखेंगे बजट में कि हम नॉन फाइलर को इतना पेनलाइज कर देंगे कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी। और जहाँ तक ताजरों की बात है, तो बिल्कुल जब इनको रजिस्ट्रेशन शुरू हुई वॉलंटरी, तो उसमें लोग हमारे पास नहीं आए और 200 से भी कम जो है वो दुकान, लेकिन इस वक्त जो है 30-35 हज़ार से नंबर क्रॉस कर चुका है। और हुकूमत का रिजॉल्व इसमें 100% है कि अब ये मुमकिन ही नहीं है कि वो टैक्स नेट से बचें, और जो टैक्स एवेड करेगा उसके ऊपर फिर अलहदा पेनल्टीज होंगी। सही, ठीक है, यही हमारा मौक़िफ़ है। अभी इनकम्स की बात हो रही थी कि इनकम्स बराबर ट्रीट होनी चाहिए। ये आपको नजर आएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये नजर आएगा आपको इस बजट में। और यही मैं कह रहा हूं कि जो अशराफिया जो मरात ले रही थी, आपको ये चीजें हटती हुई नजर आएंगी, और हम इस पे यकीन रखते हैं। देखें, अगर हमने रिफॉर्म करनी है तो कोई होली काउज नहीं है, कोई जो है वो ऐसा सेक्टर नहीं है कि जो कहे कि मैं बड़ा खास हूं और मुझे खास ट्रीटमेंट होनी चाहिए। बहरहाल मैं समझता हूं कि राणा साहब वैसे इससे बजट है उसमें ये ना ड्राइवर्स भी होंगे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इससे आएगा ना, क्योंकि यही अशराफिया की जो मेजॉरिटी है वो पार्लियामान में है, तो पता नहीं उसको कैसे डील करेंगे। खाकान साहब, ये जो राणा साहब बात कर रहे हैं कि हम जब अपने फिगर्स दिखाते हैं जाकर IMF को, तो ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि कंसेंसस हो नहीं पाता जो खान साहब के दौर में क्रिएट हुआ। वुड यू एग्री विद द नैरेटिव? देखिए, पाकिस्तान की द गुड स्टोरी इज कि इस वक्त एक मैक्रो स्टेबिलिटी सी है, बहुत रूम है इस वक्त गवर्नमेंट के पास टू प्ले। IMF साथ खड़ा हुआ है, SPA 9 मंथ्स का एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ है। पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में अगर 2700 अरब के कोर्ट्स में केसेस फंसे हुए हैं, तो आई एम श्योर कि IMF को कुछ कन्विंसिंग हुई होगी कि इनमें से 300-400 अरब रुपए हम ले आएंगे। तो ये जो 2000-2100 अरब की नई टैक्सेशन होने की बातें हैं, आई थिंक पार्टली वहां से आएगी, पार्टली इन्फोर्समेंट से आएगी, पार्टली कंप्लायंस से आएगी। जहां तक ये ताल्लुक है कि IMF ये बात नहीं मानता, मैं इस पे गुजारिश करूंगा कि ये तो आपकी अपनी जो फ्रेमवर्क, क्रेडिबिलिटी और फिर आपका रिजॉल्व है, वो IMF को कन्विंस करता है। और दूसरी बात जो IMF को कन्विंस करती है कि वो नंबरों बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स नॉट अ क्वालिटेटिव। बहुत सी कंट्री अथॉरिटीज एक कहानी बिल्ड करती हैं, दे वांट टू सी कि आपकी पॉलिसी ट्रांसलेट इनटू नंबर्स कैसे करेगी। एक मैंने गुजारिश की कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, दैट्स द गुड न्यूज फॉर पीपल। एक मैं बात करूं जो आज सारा दिन एक बात मिसिंग हो गई है, आई डोंट नो कैसे,
वो ये है कि असल रिफॉर्म जो मैं IMF को भी कहता हूं और पाकिस्तान को भी कहता हूं, वो तो टैक्स का है ही नहीं। बजट में तो मुझे असल रिफॉर्म देखना है कि पाकिस्तान का जो एक्सपेंडिचर है उसका रिफॉर्म कहां है। पेंशन का रिफॉर्म, डेट सस्टेनेबिलिटी का रिफॉर्म, NFC का रिफॉर्म, 17 सब्जेक्ट भी नुकसान कर रहे हैं गवर्नमेंट के हैं जो उसने नहीं करने। एक सेकेंड, SOE का रिफॉर्म कि उसकी गारंटीज, उसकी इक्विटी इंजेक्शंस कैसे काटनी है, पाकिस्तान की पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट का रिफॉर्म, और सबसे बढ़ के एक गुजारिश ये है कि अभी बात हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने 250 कोई नए प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं। कैन आई से दिस विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी कि इस वक्त थ्रो फॉरवर्ड 15 साल का है, यानी कि हम सारे पैसे डाल भी दें तो 14-15 साल में जाके जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होंगे। तो रियली गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि वो स्लैश करे वो प्रोजेक्ट जो हमारे नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के। जो प्रोजेक्ट्स 50% कंप्लीटेड है वहां पे पैसे डालें। गवर्नमेंट को बहुत अच्छा कैनवस मिला है इस वक्त। SIFC का फोरम एस्टैब्लिशमेंट का साथ खड़े होना, IMF का साथ खड़े होना, और 4 साल की एक क्लियर पिच। सो आई रियली थिंक कि गवर्नमेंट will really deliver a very strong budget tomorrow। पॉइंट आ गया आपका, मतलब आप ये कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी है, अब इसको सीज करना है या नहीं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बड़ा सवाल अगर रिफॉर्म्स की हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी होता है। एक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद अली हसनैन साहब से पूछेंगे कि प्राइवेटाइजेशन का क्या स्कोप है, किस किस इदारों को होना चाहिए, और उसको करने से क्या ये जो मुआशी डिबैकल है पाकिस्तान का, इसको ब्रेक लग सकती है या नहीं। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, और आज भी फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि PIA के हवाले से भी जल्द फैसला किया जाएगा। फिर कुछ दीगर सेक्टर्स की भी उन्होंने बात की। अली साहब, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर का आर्गूमेंट है, पहली चीज़ तो ये है कि लॉस मेकिंग इदारों की अगर लिस्ट निकालें, डिस्कोज भी बहुत नुकसान करते हैं, उन पर इतनी मैसिव डिबेट जनरेट क्यों नहीं होती जो PIA पे हो गई है? क्या कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, या आपको लगता है कि जेन्युइनली दिस इज़ द प्लेस वेयर वी शुड स्टार्ट? मेरे ख्याल में बिल्कुल डिस्कोर्स के ऊपर बात हो सकती है और होनी चाहिए। PIA क्योंकि एक बहुत ऑब्वियस कैंडिडेट है, और क्योंकि अगर आप दीगर एयरलाइंस के साथ इसका कंपैरिजन करें, चाहे वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पर प्लेन हो, चाहे वो और इसके साइज ऑफ लॉसेज जो मैंने आपको पहले जिक्र किया कि आप HEC के ऊपर जितना खर्चा करते हैं उतना ही आप PIA के नुकसान करते हैं, तो बहुत ऑब्वियस एक फर्स्ट प्लेस टू स्टार्ट तो है। और इसी तरह इन्होंने एयरपोर्ट्स के ऊपर ये जो काम कर रहे हैं, तो अभी तक प्रॉमिस बहुत है और उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई ख़ास डिलीवरी नहीं है। और मैं एक चीज़ जो कि पहले जहाँ हमने बात की, ये अभी से तो नहीं, ये स्टार्ट अभी तो नहीं कर रहे ना, तो 2 साल से बजट इनका आ रहा है। और अगर आप पीछे जाएँ तो 2013 से 18 तक के पीरियड में इसी हुकूमत के टैक्स और बजट पॉलिसीज आई हैं। तो जो टैक्स फाइलर्स की बात कर रहे थे एहसान कि IMF से ट्रस्ट डेफिसिट दूसरी जमात से हुआ है, तो इनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसके अंदर कोई टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाया नहीं गया, जिसके अंदर नॉन फाइलर्स का रेशो बढ़ा है, घटा नहीं है। सो वो कुछ जो कंसर्न्स हैं IMF के, वो मेरे ख्याल में सिर्फ दूसरी जमातों के नहीं है, वो इनकी अपनी परफॉर्मेंस के हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने काफ़ी क्लियरली आज की स्पीच के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कन्विक्शन से बात की, वो पहले इनकी जमात में भी मिसिंग रही है, दीगर दूसरी जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मिसिंग रही है। सो वी आर ऑल वेटिंग, अगर ये करने पर आते हैं तो इनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलेगी, क्योंकि हर इंसान को नज़र आ रहा है अब कि कोई अपनी सिमत तब्दील करने की तरफ हमें मेजर फैसले करने हैं। उन मेजर फैसलों का पूरा मुल्क मुंतज़िर है। सही, अल्लाह करे वो कंसेंसस के बगैर होंगे नहीं। इकराम साहब, शॉर्टली, ये जो टैक्सेशन को बढ़ाने की बात होती है, उसमें इशू ये होता है कि अक्सर लोग फिर इनफॉर्मल की तरफ चल पड़ते हैं, जो अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे। वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन द पॉइंट? जी, जाहिर है कि जब हायर टैक्सेस आप करते हैं तो फिर एक टेंडेंसी तो यही होती है कि उसको बाईपास किया जाए। अब मोड ऑफ हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया में जहाँ भी टैक्स लगता है उसका कलेक्शन का मोड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमने विद होल्डिंग टैक्सेस रखे हुए हैं, उसकी कॉस्ट जो इतनी ज़्यादा होती है कि लोग फिर आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ही नहीं करते। अब जाहिर है कि उनका आपस में एक अलायंस है, हो जाता है कि जी चलिए ठीक है, फिर हम इसको रिपोर्ट ही नहीं करते। और इसी वजह से आपने देखा कॉर्पोरेट को जितना ज़्यादा हमने टैक्स किया है उतना ही हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बढ़ता चले। होना ये चाहिए कि आप कॉर्पोरेट के टैक्स को कम से कम 5% कम रखें,
इंफरादी रेट से या AOP के रेट से, ताकि लोग कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान के लिए अहम है और इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन के बगैर हो नहीं सकती। टैक्स का बहुत हमारा जो है वो पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है, और वो मेरा ख्याल में किसी को मैं बड़े इसमें ह्यूमिलिटी से कहना चाहूँगा कि हमारे पार्लियामेंटेरियन को उसकी समझ भी नहीं है, और जो बिल वहाँ से पास होकर आता है, क्योंकि ये दुनिया में कहाँ होता है कि कोई टैक्स एजेंसी जो है वो लेजिस्लेशन कर रही हो, फिनेंस बिल बनाने का जवाज़ ही नहीं है और पॉलिसी बनाने का जवाज़ ही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवी का नहीं है। और ये सबसे बड़ी फेलियर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की कि उन्होंने बजाय सेलेक्ट कमेटीज़ के अंदर बैठकर और लोगों से मिल बैठकर ये मसाइल हल करें, वो उन्होंने अपने नौकरशाही को दिए हुए हैं कि आप जिस तरह का टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं, और वो जालिमाना तरीके से इकट्ठा करते हैं, और वो जाहिर है उनका एक नेचुरल अलायंस भी होता है टैक्स एवेडर्स के साथ और पावरफुल सेक्टर्स के साथ। मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टैक्स कलेक्शन के अंदर भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसका जवाब लेंगे राना एहसान साहब से। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बजट के हवाले से हमारी बहस जारी है, और राना एहसान साहब ब्रेक से पहले जिस तरह डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी बात कर रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सी जगहों पे जहाँ टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए वहाँ पर एक अनहोली अलायंस बन जाता है टैक्स एवेडर का। और दूसरी चीज़ ये कि अगर इस सारे इकोनॉमिक सर्वे में जो आपका नैरेटिव है इसे हम एक्सेप्ट करें तो नेक्स्ट ईयर फिर हम क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो NFC अवार्ड के हवाले से हुकूमत की कन्विक्शन थी उसमें कुछ ना कुछ आप रिफॉर्म कर लेंगे या नए सब्जेक्ट में ले आएंगे फेडरेशन के कुछ टैक्सेशंस को जो कि नहीं दिए जा रहे। डायरेक्ट टैक्सेशन खिते में सबसे कम पे जा रही है, तो अगर सरवाइव करना है लॉन्गर रन में तो क्या ये जो प्लान A IMF करार दे रहे हैं औरंगजेब साहब, ये कभी प्लान B बनेगा? देखिए, हम फिस्कल पैक्ट की बात कर रहे हैं और कल बजट में उसका भी जिक्र होगा जिसके अंदर जो प्रोविंशियल सरप्लस हैं उनकी कमिटमेंट जो है वो की जाएगी, और फिर बिल्कुल जो फेडरल लेवल पे एक्सपेंडिचर्स जो डिवॉल्व हो जाने चाहिए थे उनकी डेवोल्यूशन का भी जो है वो मैकेनिज्म हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ मैं एक प्राइवेटाइजेशन पे मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ, उस पर बात हुई। PIA प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस में है और अभी बिडिंग प्रोसेस आने वाले चंद हफ्तों में स्टार्ट हो जाएगा, तो ये एक हकीकत है जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद आपके एयरपोर्ट्स हैं, और अभी डिस्कोस की बात हो रही थी, सब डिस्कोस आर गोइंग टू बी प्राइवेटाइज। कुछ लॉन्ग टर्म कंसेशन के मैकेनिज्म में जाएंगे, कुछ मुकम्मल प्राइवेटाइजेशन पे जाएंगे। कोई अदारा पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेटाइज हो सकता है वो प्राइवेटाइज होगा, एक्सेप्ट फॉर दोज जो कि बहुत ही कोई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए या और किसी वजूहात की वजह से। मतलब ये हाइपर कैपिटलिस्ट स्टेट बनने जा रही है। भी जो है वो हमारे जी मैंने कहा हाइपर कैपिटलिस्ट स्टेट बनने जा रही है। मतलब नहीं, जो हुकूमत का काम कारोबार करना है ही नहीं, तो ये हमारा एजेंडा है। इसको प्राइम मिनिस्टर ने भी दोहराया है, इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने भी दोहराया है, और कल बजट में भी इसके ऊपर एम्फेसिस होगा। ये हो ही नहीं सकता कि हम इतना नुकसान करेंगे, अदारे इनएफिशिएंट अदारों को हम चलाएं और आम आदमी की जेब मतलब से ये बर्डन पैसे निकाल के उनका जो है वो। ठीक है राना साहब, वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो चुका है। इस पर कल बजट आने के बाद हम जरूर बैठ के। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, खाकान नजीब साहब, प्रोफेसर अली हसनैन साहब, इकरामुल हक साहब मौजूद थे। नाजरीन, पिछले साल भी 1700 अरब रुपया इजाफी पाकिस्तानी अवाम ने बिजली के नरखों पर अदा किया है, और पेट्रोलियम भी सबसे महंगा ख़रीदा मुल्क की तारीख में। तो उम्मीद यही है पाकिस्तान के अवाम की कि कल जो अनाउंस किया जाएगा बजट, उसमें कुछ ना कुछ इन सेक्टर्स में रिलीफ होगा। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।